अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 उसका हम रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहे थे एक्विलिब्रियम। अब इस लेक्चर का जो मकसद है, इसमें आपको मैं एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से या बोर्ड के हवाले से कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। वो पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें सेंटर ऑफ मास। ये आर्टिकल हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में तो नहीं है, अलबत्ता आप 9th क्लास में ये आर्टिकल पढ़ के आते हैं। सेकंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी 9th क्लास की फिजिक्स में है। टॉर्क इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मजीद पढ़ेंगे, इनमें से मुमकिन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कोप्लेनर फोर्सेस इसको टच करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। इसके कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं इनको हम डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जितने पॉसिबल हुए मिनिमम टाइम में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर वो पॉइंट जहां पे हम इसे फोर्स लगाएं और ये घूमे बगैर आगे मूव करे। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और इसमें रोटेशन नहीं आ रही, ये घूम नहीं रहा, तो वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। डेफिनेशन मुश्किल है और तरीके से डिफाइन करते हैं। द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, जहां पे इस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहेंगे। डेफिनेशन करेंगे, द पॉइंट where whole mass of body is concentrated is called center of mass। डेफिनेशन याद करेंगे। दूसरी डेफिनेशन भी मैं आपको समझा चुका हूं कि वो पॉइंट जहां पे हम फोर्स लगाएं और जिसम में टॉर्क पैदा ना हो, दैट इज आल्सो सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट, इसमें डिफरेंट शेप्स फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशंस। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, से मैं एक रेक्टेंगल मुस्ततील ले लेता हूं। मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, से सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह कोई और स्केयर ले लें आप, कोई और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो एक ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? स्टूडेंट आपने इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल के। ये देखें, ये मीडियंस हैं, जहां पे ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल। मीन है, हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वो इसका सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह अगर आपके पास रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये देखें, आप इनको मिला दें, जहां भी ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, शर्त ये है कि जो मास है वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इसी तरह सिलेंडर का भी आप सेंटर ऑफ मास इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। लेट वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं? आप एक चम्मच, स्पून की एग्जांपल लें, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक स्पून है। अब इसमें यहां पे मास ज्यादा है
और हैंडल वाली जगह पे मास क्या है, कम है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस मेथड से हम नहीं फाइंड आउट कर सके। आप कोई और देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बोतल है, से इसके अंदर पानी भरा हुआ है बोतल के अंदर, लाइक दिस। ये हमारे पास ये एक बोतल है, अब यहां पे पानी है, ये सारा फॉर एग्जांपल यहां पे पानी फिल किया हुआ है हमने बोतल के अंदर। अब अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मीन लेंगे, इस तरीके से सेंटर निकालेंगे, ये देखें, ये डायगोनल से और ये दूसरा डायगोनल, तो उस तरीके से ये सेंटर ऑफ मास निकलता है, मगर ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे मास ज्यादा है पानी की वजह से, ऊपर से बोतल जो है वो एम्प्टी है, लिहाजा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे ये मास यानी पानी होगा, सेंटर ऑफ मास इसका वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करेगा। जहां से ये भारी होगी, मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे एग्जिस्ट करेगा। अब अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। फर्ज करेंगे एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। हम एक दीवार के अंदर एक फॉर एग्जांपल ये हमने कील गाड़ा हुआ है, हम इसको इस कील के साथ इस तरह से लटकाएंगे, यहां से लटकाएंगे, यहां से हम एक सीधी लाइन, फॉर एग्जांपल ये वो ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस। तो जहां पे ये अपनी पोजीशन सेट करेगा, वहां पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, से ये मैं रेड कलर की लाइन यहां पे लगा रहा हूं। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से हटा के यहां से लटका देना है। अब इसकी पोजीशन कुछ ये होगी, से यहां से लटकाएंगे, ये लाइन लगेगी, यहां से लटकाएंगे, ये लाइन लगेगी, जहां पे ये सारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अगर कोई जिस्म नॉन यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट रखता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम उस जिस्म को किसी भी हुक के साथ वर्टिकली लटकाएंगे, जहां पे वो वर्टिकली जो है ना अपनी पोजीशन सेट करेगा, वहां पे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लाइन लगाएंगे, और जहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। आगे बढ़े अगर हम, तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूं समझ लें, सेंटर ऑफ मास ही को कहते हैं। तो वो था कि सेंटर ऑफ मास था कि द पॉइंट वेयर होल मास इज कंसंट्रेटेड, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहां पे किसी जिस्म का सारा वजन नीचे की तरफ अमल करे, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, ये इस पॉइंट पे इसका सारा वेट अमल कर रहा है, यहां पे ये जो है ना बैलेंस हो रहा है, वो इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड, जहां पे किसी जिस्म का सारा वजन अमल करता है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है, ये जिधर मास ज्यादा है, इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो जाएगा। एमसीक्यू, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास मींस शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, इट मींस दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट स्मॉल मैसेज से मिलकर बनता है। से ये m1 है,
ये m2 है, ये m3 है। आप जानते हैं ग्रेविटी, अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने मरकज की तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये तमाम के ऊपर एक फोर्स लग रही है। अब इन तमाम का जो वेक्टर सम होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, जहां पे जमीन इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचती है, तो यही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब इसको अगर आपने बैलेंस करना है इस जिस्म को, आप इस पॉइंट से आप इस जिस्म को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम, जैसे मैंने कहा था, कुछ एमसीक्यू पॉसिबल जो हो सकते हैं। स्टूडेंट, लेट आई से दैट मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है से m1 और दूसरा है मान लें m2। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट आई से दैट 2 मीटर, 2 मीटर के फासले पर ये दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं। दोनों का मास मैं कह देता हूं इक्वल है, ये भी 2 kg है और ये भी कितना है 2 kg। हमें कहा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो दोनों एक रॉड के साथ अटैच हैं, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। वैसे ही कॉमन सेंस है, क्योंकि मास इक्वल है, सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, यानी ये 1 मीटर और 1 मीटर इस तरफ दरमियान में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था 2 मीटर, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का पहले फार्मूला देखें। हमारे पास x सेंटर ऑफ मास बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमने y वर्टिकल सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो बराबर होगा m1 y1 प्लस m2 y2 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, इनको आपने याद रखना है। अब चूंकि ये x डायरेक्शन में है, तो इसमें सबसे पहला काम आपने कोई भी एक ओरिजिन चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे x 0 है, चलो इसको मैं कह देता हूं x1। तो जब हम यहां पे पहुंचेंगे से ये वाला, तो ये वाला x2 इज इक्वल टू 2 मीटर। बात को समझेंगे। यहां पे, यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे x क्या हो जाएगा 0, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 2 मीटर। तो x2 मेरे पास 2 मीटर होगा। इस फार्मूले में कीमतें पुट कर दें तो हमारे पास x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स m1 यानी 2 kg इंटू x1 यानी 0 प्लस m2 यानी 2 kg इंटू x2 यानी 2 मीटर ओवर m1 प्लस m2। m1 2 kg प्लस m2 2 kg। तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स ये 0 हो जाएगा प्लस ये 4 ओवर ये 4, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, जो कि हमें पहले से ही आइडिया था कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 1 मीटर। यानी इस तरह के अगर एमसीक्यू आते हैं कि आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है, आप जस्ट फार्मूला देखें, आप जो ऑब्जेक्ट्स देखें, मास 1 क्या है, मास 2 क्या है, आप कोई भी एक्सिस लें, वहां से मेजरमेंट्स x1 x2 की वैल्यूज पुट करें, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है y, बल्कि y वाला हम चलो आप खुद कर लेंगे, कोई इसमें सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस है। मैं एक और आपसे एमसीक्यू शेयर कर लेता हूं। स्टूडेंट, हमारे पास सिचुएशन ये है कि मास इक्वल नहीं है, यानी मेरे पास ये एक मास है से m1, ये वही 2 kg है। अब जो दूसरा मास है से दैट इज m2 और ये हमारे पास है 8 kg। नाउ जिस रॉड से इनको जोड़ा गया है वो 2 मीटर गया है। क्वेश्चन इज दैट क्या अब भी सेंटर ऑफ मास यहां दरमियान में लाई करेगा? आंसर इज वेरी सिंपल। अब यहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, बल्कि सेंटर ऑफ मास हमेशा मैसिव बॉडी
की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये भारी है 8 kg, तो सेंटर ऑफ मास इसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं x1 0 कर लेता हूँ, यहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो जब यहां तक हम आएंगे तो x2 मेरे पास हो जाएगा ये 2 मीटर। फार्मूला मेरे पास है पड़ा, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स, हाँ जी, x1 की जगह 0 इंटू m1 2 प्लस m2 कितना है 8 kg इंटू ये डिस्टेंस x2 दैट इज 2 मीटर ओवर m1 प्लस m2 मीन्स टू से 2 प्लस 8, तो ये मेरे पास आ जाता है 0 प्लस 16 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर। अब पिछली एग्जांपल में जो सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पे था, चूंकि दोनों मैसेज क्या थे, इक्वल थे, इस एग्जांपल में सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है 1.6 मीटर पे, यानी यहां से आप अगर यहां तक 1.6 मीटर आएंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास तकरीबन यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं। अब एमसीक्यू आपको मिल गया कि जितना मैसिव बॉडी होगा सेंटर ऑफ मास मैसिव बॉडी की तरफ हमेशा शिफ्ट होता है। आप अपने सोलर सिस्टम को देखें, सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में चूंकि सूरज सन बहुत मैसिव है, तो हमारे सोलर सिस्टम का जितना फॉर एग्जांपल अर्थ है, दूसरे प्लैनेट्स हैं, मार्स है, तमाम का जो मैस कंसंट्रेट करता है वो सन के अंदर, तो सेंटर ऑफ मास तकरीबन क्या है, सन है। इसी तरह आप न्यूक्लियस को देख लें, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, निग्लिजिबल, तो किसी भी एटम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका क्या होगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। यहां तक इसको हमने सिर्फ 2 चीजें डिस्कस की हैं, सेंटर ऑफ मास क्या है, वो पॉइंट जहां पे किसी जिस्म का सारा मास कंसंट्रेट करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पॉइंट जहां से अर्थ किसी जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब नेक्स्ट हम टार्क और इक्विलिब्रियम को टच करेंगे, इसको मैं अब अरेज करूंगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अब टार्क की जानिब और इक्विलिब्रियम की जानिब। स्टूडेंट, टार्क के बारे में हम लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस कर चुके हैं। टार्क की डेफिनेशन आपको याद होगी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टार्क। उस डिस्कशन की तरफ नहीं जा रहे, मैंने टार्क की डिपेंडेंस बताई हुई है। से अ नट इज टाइटेंड, हमारे पास ये एक नट है विद द हेल्प ऑफ स्पैनर। से हमारे पास ये एक रेंच, कोई भी स्पैनर है। जैसे ही आप यहां से परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, ये फोर्स है, तो यहां पे एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ये वाला जो पॉइंट है नट, ये इसका एक्सिस या पिवट पॉइंट कहलाएगा, ये वाला। खैर, आपको फार्मूला टार्क का डिपेंडेंस के मुताबिक बताया था, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये है जी टार्क। अब एक क्वेश्चन रह जाता है माइंड में, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टार्क। मैं वो क्लियर करवाऊंगा आपको, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टार्क। इसको समझने के लिए मैंने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कशन दी है, बताया है आपको। एक और अंदाज से देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। मैं अब फोर्स लगा रहा हूं और मेरी फोर्स कहां पे लग रही है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो रिलेशन दिया जाएगा F इज इक्वल टू ma। इट मीन्स दैट फोर्स
प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स हमेशा लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है। सिचुएशन चेंज कर दें, मैं फोर्स को सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई नहीं करता। स्टूडेंट फोर्स यहां पे लग गई है, ये देखें, ये फोर्स है। अब इस फोर्स की वजह से जाहिर है अगर यहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या चीज पैदा होगी, रोटेशन। ये देखें यहां पे रोटेशन पैदा होगी। अब रोटेशन आ गई है तो इसका मतलब है टार्क पैदा होगा, और टार्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा। ये हम 5th चैप्टर में ये रिलेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इट मींस दैट टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन फोर्स भी पैदा करती है, एक्सेलरेशन टार्क भी। फर्क क्या है, फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन, टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन। सो जब कभी भी फोर्स सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट पे अमल करेगी, वो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी बॉडी हो, अगर वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स नहीं है तो वो फोर्स उसके अंदर क्या पैदा करना शुरू कर देती है, टार्क। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टार्क। देखिए फोर्स यहां भी है, फोर्स यहां भी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स अमल करती है उसका टार्क 0 होता है। ये एमसीक्यू आपको मैंने बताया था। अब आ जाए कपल की जानिब। कपल क्या है स्टूडेंट, कपल यूं कह लें कि अगर किसी जिस्म के ऊपर दो फोर्सेस अमल करें, वो बराबर हों और अपोजिट डायरेक्शन में हो। एक फोर्स यहां पे अमल कर रही है ऊपर से नीचे, और एक नीचे से ऊपर, बराबर फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में कपल पैदा होगा। शर्त यह है कि फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम ना हो। इसकी लाइन ये है फोर्स की, और इस फोर्स की लाइन ये है, दोनों की लाइनें क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो कपल कब पैदा होगा, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। किसी जिस्म के ऊपर अमल करेंगी तो दे विल प्रोड्यूस कपल। और शर्त मैं आपको बता चुका हूं कि लाइन ऑफ एक्शन इन जो फोर्सेस हैं वो कंकरेंट नहीं होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे अमल नहीं करनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट पे फोर्सेस को अमल करना चाहिए। अब आ जाए कपल की एक्सप्लेनेशन की तरफ। से मेरे पास ये एक रॉड है, ये इसका सेंटर है स्टूडेंट। अब यहां पे एक फोर्स अमल कर रही है, मैं कहता हूं यहां से ऊपर की जानिब, ये है फोर्स F1, और ये है यहां से ऊपर से नीचे, ये देखें अपोजिट फोर्सेस हैं F2। अब सेंटर से ये वाला जो फासला है, मान लें ये R1 है, और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस F2 का है, ये मान लो R2। तो वैसे कपल का जो फार्मूला होता है, कपल का फार्मूला है टार्क कपल इज इक्वल टू F इंटू डी। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। इसमें डी क्या है, इस डी को बोलते हैं कपल आर्म या आर्म ऑफ कपल। डी क्या है, कपल आर्म, ये याद रखिए। अब आ जाए नेक्स्ट। यहां पे चूंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट है, तो जब मैं नेट टार्क निकालूंगा, इस फोर्स की वजह से जो टार्क पैदा होगा वो होगा टार्क 1, और इस फोर्स की वजह से जो पैदा होगा टार्क, दैट विल बी टार्क 2। अब मेरे पास नेट टार्क आ जाएगा टार्क 1 प्लस टार्क 2, तो नेट टार्क इक्वल्स टार्क 1 होगा F1 R1 प्लस टार्क 2 होगा F2 R2, क्योंकि टार्क का फार्मूला R इंटू F के बराबर है। अब चूंकि फोर्सेस इक्वल हैं, ये देखें लिखा हुआ है इक्वल, तो यहां भी F आ जाएगा और इस जगह पे भी क्या आ जाएगा, F कॉमन ले लें, तो टार्क इज इक्वल टू F इंटू R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2, ये सारा डिस्टेंस मान ले, मैं कह देता हूं ये डिस्टेंस है D। सो मेरे पास यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, टार्क कपल इज इक्वल टू F इंटू डी। ये फार्मूला है। अब ये तो सिचुएशन सिंपल है कि अगर फोर्सेस इक्वल हैं और जो है ना आप कहें परपेंडिकुलर हैं,
तो ये फार्मूला लगेगा। सम टाइम ऐसा होता है व्हेन फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट मेरे पास ये बॉडी है लाइक दिस, ये इसका सेंटर है। स्टूडेंट यहां पे एक फोर्स अमल कर रही है इस एंगल पे, ये फोर्स है F1 और ये एंगल है थीटा, और यहां पे एक दूसरी फोर्स अमल कर रही है इस तरह से, फोर्स है F2 और एंगल से ये भी क्या है थीटा। अब हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। फोर्स के दो कंपोनेंट्स, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल F साइन थीटा, इसी तरह ये वर्टिकल F साइन थीटा। अब चूंकि मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं कि जो टार्क की रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है, जो कंपोनेंट होता है वो F साइन थीटा होता है। वर्टिकल हमेशा टार्क पैदा करता है, लिहाजा यहां पे जो नेट टार्क होगा, टार्क इज इक्वल टू टार्क 1 प्लस टार्क 2। देखें ये फासला मान ले R1 है और ये फासला मान ले R2 सेंटर से, तो मेरे पास टार्क आ जाएगा नेट कपल इज इक्वल टू R1 F साइन थीटा प्लस R2 F साइन थीटा। F साइन थीटा स्टूडेंट कॉमन ले ले, तो मेरे पास नेट टार्क इज इक्वल टू F साइन थीटा इंटू R1 प्लस R2। वही एग्जांपल है, R1 प्लस R2 मान लें D है। ये देखें ये सारा डिस्टेंस यहां से यहां तक ये D है, यहां पे दर्ज कर दें तो टार्क FD साइन थीटा। थीटा अगर 40 है, ये वाला एंगल यहाँ 40 रख देंगे, ये 50 है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। इस तरह से आप टार्क कैलकुलेट या कपल कैलकुलेट कर सकते हैं जब फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं होते। अब आ जाए नेक्स्ट, टार्क बैलेंस कंडीशन क्या है? फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीटर रॉड है, ये देखें इसको हमने एक वेज के ऊपर रखा हुआ है, किसी भी स्पोर्ट के साथ हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है। ये अपनी मीटर रॉड की जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, यानी यहां पे मार्क होगा 0 और यहां पे होगा 100 सेंटीमीटर। हमने इसके सेंटर ऑफ मास यानी 50 सेंटीमीटर के मार्क के ऊपर हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है। अब इसका जो है ना हम देखना चाहते हैं बैलेंस कंडीशन। लेट यहां पे 10 सेंटीमीटर का एक मार्क है और यहां पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। इसी तरह यहां पे एक मार्क ले लें 90 सेंटीमीटर का। आपको मीटर रॉड की जो शेप है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे मीटर रॉड पे 0 होगा, यहाँ पे 10 होगा, 20, 30, यहाँ पे 50, 60, 70, यहाँ पे 90 और आखिर में क्या आएगा 100। अब एक वेट हमने 10 सेंटीमीटर के साथ 10 न्यूटन सस्पेंड किया हुआ है, एक वेट हमने 90 सेंटीमीटर के मार्क के ऊपर 10 न्यूटन सस्पेंड किया हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। हमें पता है कि ये टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अब ये वाली जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी। ये देखें ये है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से रोटेट करेगी। और ये वाली जो फोर्स है अगर आप देखें, इस फोर्स की वजह से जिसम इस तरह से रोटेट करेगा, यानी ये होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। मैं बता चुका हूं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होता है नेगेटिव। तो चूंकि क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव है, लिहाजा ये वाला जो टॉर्क 2 होगा यहां पे क्या आ जाएगा माइनस। तो हमें पता है फॉर बैलेंस या इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी कि टॉर्क
क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी जिस्म का क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल हो जाएं, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। से अब टार्क कैलकुलेट करते हैं, टार्क 1 ये हो जाएगा, ये देखें यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 10 से 50 तक का कितना आएगा, 50 माइनस 10 यानी 40 इंटू यहां पे फोर्स कितनी है 10 इज इक्वल टू, अब 50 से 90 तक का डिस्टेंस ये भी 40 इंटू यहां भी वेट कितना है 10। अब हमारे पास ये आएगा 400 इज इक्वल टू 400। चूंकि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल हैं, यानी ये भी 400 है ये भी 400 है, सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास एक बैलेंस कंडीशन आ जाती है। अब इससे रिलेटेड हम अगर एमसीक्यू करें, देखें स्टूडेंट, से हमारे पास सिचुएशन चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये आपके पास एक कोई भी रॉड है, ये वेज है, से ये मार्क होगा 50 सेंटीमीटर और यहां पे 10 सेंटीमीटर के ऊपर एक वेट है 10 न्यूटन वेट है, और यहां पे 90 सेंटीमीटर के मार्क के ऊपर एक वेट है 20 न्यूटन। एमसीक्यू आ जाता है कि ये बैलेंस होगा नहीं होगा, इसमें टार्क होगा तो किस तरफ होगा। हमें पता है कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या होने चाहिए बराबर। इसका मतलब है फॉर बैलेंस कंडीशन टार्क 1 मस्ट बी इक्वल टू टार्क 2, ये है फॉर बैलेंस कंडीशन। उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो टार्क 1 होगा, फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स कितनी है 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, यहाँ भी 90 और 50 का डिस्टेंस कितना होगा 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 400 इक्वल्स ये आ गया 800। अब इट मींस दैट ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क इक्वल नहीं है, तो ये क्लॉकवाइज टार्क ज्यादा है, ये 800 है, तो बॉडी विल रोटेट क्लॉकवाइज, जिस्म जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आप देखेंगे, तो इस हिस्से में हमने देखा है टॉर्क, उसकी डेफिनेशंस, टॉर्क और फोर्स में क्या डिफरेंस है, कपल को देखा है, कपल क्या है, कपल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब परपेंडिकुलर फोर्सेज ना हो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस कंडीशन के लिए हमने कपल की कुछ एग्जांपल्स ली हैं। वैसे अगर रूटीन में आपको कपल की एग्जांपल पूछी जाए, आप 9th क्लास में आपको 20 एग्जांपल्स बताई जाती हैं। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसके ऊपर आप एक डाउनवर्ड फोर्स है तो एक अपवर्ड फोर्स है, इसी तरह मोटर बाइक का जो हैंडल है या साइकिल का, बाईसाइकिल का जो हैंडल है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं वो कपल पैदा करती हैं। अब इसको हम अरेज करेंगे। नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम और कोप्लेनर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को भी मैं लेक्चर नंबर 12 में आपको बता चुका हूं कि इफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो इसकी कंडीशनें मैंने आपको 2 पढ़ा दी हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर हम देखें इक्विलिब्रियम कितनी तरह का हो सकता है, 3 तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है। या तो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल क्या है? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें अगर एक जिस्म को उसकी पोजीशन से हटाया जाए और हटाने के बाद जिस्म अपनी पुरानी हालत में लौट आए, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोई भी रॉड है, अब मैं इस रॉड को ऊपर की तरफ उठाता हूं लाइक दिस,
उठाने के बाद मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये रॉड वापस आके अपनी पुरानी हालत में गिर जाएगा। ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर मेरे पास एक बाउल है और इस बाउल में ये एक बॉल पड़ी है, मैं इस बॉल को यहां से उठा के छोड़ देता हूं तो ये बॉल जो है ना अपनी पुरानी हालत में लौट आएगी। ये भी क्या है? स्टेबल है। अनस्टेबल, अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, रॉड है, ये देखें, अब मैं इसको इसकी मीन पोजीशन, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी मीन पोजीशन से हटाता हूं, यानी मैं इसको यूं तिरछा करता हूं, से लाइक दिस। अब जब मैं इसको हटाऊंगा, यहां से हिला के छोड़ूंगा, ये वापस अपनी असली हालत में नहीं आएगा और मुमकिन चांसेस, ज्यादा चांसेस हैं ये नीचे आके गिर जाएगा। यानी किसी जिस्म को हिला के छोड़ा जाए और वो वापस अपनी असल हालत में ना आए, ये इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल। जैसे ये मेरे पास बाउल है, उल्टी शेप में पड़ा है और यहाँ पे एक गेंद पड़ी है, बॉल है, लाइक दिस। अब मैं अगर इस गेंद को जरा सा भी हिलाऊंगा तो ये गेंद अपनी असल हालत में लौट के नहीं आएगी। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल। न्यूट्रल कौन सा है? न्यूट्रल में जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ऊपर हो ना नीचे हो। जैसे कि ये एक बॉल है, ये किसी भी फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर पड़ी है, हम इसको रोल करते हैं, ये बॉल आगे जाएगी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो ऊंचा होगा ना नीचा होगा। आप यहां से हिलाओगे, ये अपनी नई हालत में जाके यहाँ पे रुक जाएगी, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम क्या है? न्यूट्रल। के जिस्म को हिलाएं और छोड़ने के बाद उसकी हालत ही तब्दील ना हो, मतलब उसे कोई फर्क ही ना पड़े, वो क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस अगर हम देखें, किसकी कंडीशंस फॉर बैलेंस पॉइंट, अगर किसी जिस्म को हमने बैलेंस करना है, तवाज़ुन में लेके आना है, इक्विलिब्रियम में लेके आना है, उसकी कंडीशंस क्या हैं? तो वैसे तो सिग्मा F0, सिग्मा टॉर्क 0 वो एक और एंगल में, एक और अंदाज में देखें कि हमारे पास कोई भी जिस्म उस वक्त तवाज़ुन में होगा, बैलेंस में होगा, अगर उसकी बेस एरिया ज्यादा होगा। बेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या मतलब? ये देखें, इसका बेस एरिया ज्यादा था, इसको हमने उठाया और छोड़ा, ये अपनी तवाज़ुन की हालत में वापस आ गया, यानी ये स्टेबल है। कोई भी जिस्म उस वक्त स्टेबल होता है जब उसका बेस एरिया ज्यादा है। आप देख लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनकी जो बेस है वो बड़ी रखी जाती है। इसके अलावा दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, अब देखो इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मैस है, ये नीचे है। अब इसका सेंटर ऑफ मैस ये हाई पॉइंट पे था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा, जिस्म उतना ही स्टेबल होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी लोअर, यानी वो जो है ना इतनी हाइट पे नहीं होना चाहिए। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के करीब होगा, उतना ही उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बैलेंस, या इसको हम स्टेबिलिटी का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम वो मैं आपको बता चुका हूं। इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशंस थी? 2, सिग्मा F इज इक्वल टू 0 और दूसरी थी सिग्मा टार्क इज इक्वल टू 0। अगर सिग्मा F 0 है तो ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और टार्क का बताया था, अगर सिग्मा टार्क इज इक्वल टू 0 तो जिस्म होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब आ जाए नेक्स्ट इसकी तरफ। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं? कोप्लेनर फोर्सेस, द फोर्सेस विच लाई इन अ कॉमन प्लेन। एक ही XY प्लेन है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही प्लेन के ऊपर अमल करती हैं, वो सारी की सारी क्या हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। इसके बाद कंकरेंट फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो किसी जिस्म के ऊपर अमल करें और उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है, यानी एक ही पॉइंट पे अमल करें, वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं? कंकरेंट फोर्सेस। तो ये आपने इसको देखना है। आई होप सो आपको इस लेक्चर से फायदा हुआ होगा। इससे जो है ना नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का रिव्यू लेक्चर मैं आपको दूंगा।
कल वाले लेक्चर में पूरे चैप्टर को कोशिश होगी कि कवर किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।